मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूविंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। क्लास 10th की आज इस वीडियो में बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पार्ट 1 जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी के बारे में आज पूरी वीडियो बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्ट 1 समझ में अच्छे से आएगा। कोई डाउट अगर आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को अपनी स्टडी में किस तरह से आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले इसके जो टॉपिक्स हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा समझना है आप लोगों को। उसके बाद क्या ये सही है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, बिल्कुल अपने ही जैसी कॉपी निकालने की क्षमता क्या ऑर्गेनिज्म रखते हैं, ये आप लोगों को समझना है। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस आप लोगों को समझना है। उसके बाद जो मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे आप लोग सामने लिखा हुआ है, फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारी चीज़ें हैं। नीड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और एनिमल में किस प्रकार से वर्क करता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे वर्क करता है रिप्रोडक्शन में, मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आप लोगों को बता ही जा चुका है कि जो शब्द रिप्रोडक्शन है, ये शब्द क्या है, टू रिप्रोड्यूस, इसका मतलब दोबारा से नई संतान की उत्पन्न करने की क्षमता ही रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो एक प्रोसेस होती है, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस में समझा होगा कि ऑल द वाइटल एक्टिविटी विच आर मेनली परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज क्या कहलाते थे, लाइफ प्रोसेसेस। तो एक लाइफ प्रोसेसेस में एक ये भी वाइटल एक्टिविटी होती है जो वेरी एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या है, रिप्रोडक्शन। होता क्या है रिप्रोडक्शन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। इसका मतलब बेसिक का मतलब एक आधारी इकाई है या फिर आधारी, ये इसको अपने पूर्वजों से मिला हुआ है। इस प्रकार रिप्रोडक्शन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो जो भी जीवधारी हैं उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पाया जाता है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाली कोई प्रक्रिया। तो ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देन ओन काइंड, मतलब अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्षमता ही जो कहलाती है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एज यू नो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरत है, क्योंकि हमको पता है कि लाइफ एग्जिस्ट है यहाँ पर धरती पे और इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए इस रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसकी हम लोग को आज आवश्यकता है। तो एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल इज स्पेंड इन दिस रिप्रोडक्शन में। लॉस ऑफ एनर्जी, कई तरह की एनर्जी जो होती हैं वो लॉस होती हैं। इसके बाद एक न्यू जनरेशन या फिर ये कह सकते हैं न्यू ओन काइंड जनरेट होता है, रिप्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आप लोग क्लियर हो गया रिप्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है नीड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं, रिप्रोडक्शन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कई तरह के एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को नीड ऑफ रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड इंडिविजुअल। एक एक सपोज करते हैं कोई मरा तो उसके बाद कोई ना कोई जिंदा होगा, तो जिंदा कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। बिल्कुल वही चीज है, रिप्रोडक्शन इंश्योर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन ओल्ड इंडिविजुअल या फिर ओन ओल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज एट वन स्टेज, मतलब एक समय आने पर जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जीव होता है वो कभी ना कभी आज आया है तो कभी ना कभी उसको मरना पड़ेगा। बिल्कुल यही चीज यहाँ पर कही गई है कि रिप्लेसमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म की नई संतानों से, क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है। उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। जो कंटिन्यूएशन का मतलब होता है जारी रखने की प्रक्रिया, मतलब जो लाइफ जारी है उस वो किसकी वजह से जारी है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, मैनी स्पीसीज इज एन एक्सिस्टेंस इन नेचर मिलियन ऑफ ईयर, कई सालों तक जीवित रहते हैं। ऑल स्पीसीज हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैम, और प्रत्येक जीवधारियों की कुछ ना कुछ एक लाइफ स्पैम होती है। तो हम लोगों की कोई ना कोई लाइफ स्पैम है, जैसे मान लेते हैं 60 to 70 ईयर्स, ये आज की जो जनरेशन है उनकी एक लाइफ स्पैम होती है। रिप्रोडक्शन रिजल्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट स्पीसीज विच कंटिन्यू लाइफ इन अ नेचर। तो कंटिन्यू करता है रिप्रोडक्शन ही आगे बनाए रखने की जो क्षमता होती है न्यू इंडिविजुअल को विद द हेल्प ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रिजर्वेशन, या फिर ये बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, मतलब प्रिजर्व करके रख रहे हैं हम अपनी ओन काइंड वाली स्पीसीज को। एडिशन ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म इन अ स्पीसीज विद हेल्प इन द प्रिजर्विंग द सेम स्पीसीज इन अ नेचर। मतलब प्रकृति में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नए संतान उत्पन्न हो रहे हैं उनको रिजर्व है, ये उनको प्रिजर्व कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, जिससे वो क्या करें, आगे आने वाली संतानों को वो लोग बनाए रखें या फिर इसी तरह की जो कंटिन्यूटी चली आ रही है इसको भी आगे जारी रखें।
तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं एग्जिस्टेंस इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब हमारे जो पूर्वज थे उसकी जो एग्जिस्टेंस हम लोगों को मिले हैं, तो हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे ये भी हमको प्रमाणित होता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन में अकर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बिकॉज न्यू जीन्स कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर एक डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर डिवीजन होने के बाद ही कुछ ना कुछ न्यू जनरेशन की ग्रोथ आगे होती है। इसी वजह से हमको पता चल पाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे और आज जो नई संतानें आ रही हैं उसमें कौन कौन से वेरिएशंस देखने के लिए मिले, कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो ये हम तब पता कर पाएंगे जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जारी रख सकें। तो आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, मैं वही पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में सब कुछ आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं नो टू इंडिविजुअल्स इवन ऑफ द सेम सेक्स आर इवन एग्जैक्टली अलाइक। इसका मतलब बिल्कुल लाइक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। दो इंडिविजुअल आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई जुड़वा बच्चा है तो ध्यान रखें वो देखने में जुड़वा हो सकता है लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बिल्कुल अलग होंगे। वो अपने से एक दूसरे में क्या वेरिएशंस रखता होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। Among the sexually reproduction organism, no two individuals possess the same heredity। इसका मतलब बात करते हैं among the sexually reproduce, sexually का मतलब मेल और फीमेल, जब दो ऑर्गन्स या फिर से दो सेक्स ऑर्गन यहाँ पर काम करते हैं तो among the sexually reproducing organism no two individuals possess the same heredity। इसका मतलब जो भी उनके हेरेडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होने वाले हैं। किस उसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एक्सेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल ट्विंस। तो यहाँ पर एक्सेप्ट है, एक्सेप्शन कर सकते हैं, द आइडेंटिकल ट्विंस कह सकते हैं। जुड़वा की बात अभी आपने बात की थी, तो वो देखने में समान हो सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस डिपेंड ऑन द वेरिएशन या फिर अल्टरनेशन इन द डीएनए बेस सीक्वेंस। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो हमारे सेल्स में पाया जाता है, इसमें ही वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। वेरिएशंस अराइजेस बिकॉज ऑफ द रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। इन जीन्स को ही रैंडम असॉर्टमेंट पाई जाती है। ये जीन्स ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं और उनमें कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को ले जाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग पेरेंटेज रैंडम चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन से देखने के लिए मिलता है। तो चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, क्या होता है फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही आपस में जुड़ते हैं या फ्यूज होते हैं, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द अडैप्टेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज का मतलब सर्वाइव कर ले जाने वाली जो क्षमता होती है ये डिपेंड करती है ऑन द वेरिएशंस में। अगर वेरिएशंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं रोज टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, लो होता है, हाई होता है, लो होता है। तो हम लोग अडॉप्ट कर चुके हैं इस तरह के टेम्परेचर को इस एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर में। ठीक है, आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। इफ अ पॉल्यूशन इज आइडेंटिकल इन द हेरिडिटी कैरेक्टर, अगर सेम है पॉपुलेशन जो है, सॉरी पॉल्यूशन निकल गया। इफ अ पॉपुलेशन इज आइडेंटिकल इन हेरिडिटी कैरेक्टर इट विल सर्वाइव एंड फ्लोरिश एंड पर्टिकुलर नीचे। अब यहाँ पर नीचे शब्द का इस्तेमाल क्यों हुआ, इसका मतलब होता है जो हैबिटेट, जिस वातावरण में वो रहता है, उसकी जो निवास स्थान होता है जहाँ पर उसके ही तरह के कई तरह के इंडिविजुअल देखने के लिए मिलते हैं, उसे बोलते हैं नीचे। तो द कंस्टिट्यूंसी मेक द ऑर्गेनिज्म सूटेबल एट द प्लेस, उसी तरह उसकी जो कंस्टिट्यूंसी होती है वो उसको सूटेबल करती है उस प्लेस में रहने के लिए। अब बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी कि वाई इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्यों होता है इतना जरूरी। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो बेसिक टॉपिक था वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये आप लोग समझ सकते हैं कि अब से लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो मैंने बेस बनाया था कि आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में आप लोगों को कितना कुछ पढ़ने के लिए है। तो आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। तो असेक्सुअल का मतलब ही हो गया, यहाँ पे सेक्सेस क्या है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है, एक ही पेरेंट पाया जाना है। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया, यहाँ पर डाउट तो कोई नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर आ लगा हुआ सेक्स के आगे तो इसका मतलब सेक्स रहित है। यहाँ पर ध्यान रखें, जब सेक्स ही नहीं तो सिंपल पेरेंट ही डिवाइड होगा या पेरेंट ही बटेगा भागों में। तो क्लियर हो गया, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको समझ लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके जो बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलो। सबसे पहला है ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट। पूरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, अनदर नहीं होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देयर इज नो चेंजेस, कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। देयर इज नो वेरिएशंस कह सकते हैं आप लोग, नो चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद भी आप लोगों को उसमें कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता। ऑल द सेल्स डिविजन्स आर माइटोटिक और एमाइटोटिक होता है। तो ये डिवीजन होती है प्रोसेस ऑफ इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म में। तो क्लियर हो गया। उसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल टेक्स प्लेस नहीं होगा, ना फीमेल गैमेट बनेगा ना ही मेल गैमेट बनेगा। ध्यान रखना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात तब आती जब यहाँ पर सेक्सेस क्या होते, सेपरेट होते, अलग अलग होते। मेल अलग होता, फीमेल अलग होता। फीमेल से हमको मेल गैमेट में फीमेल से हमको फीमेल गैमेट मिलता और मेल से हमको मेल गैमेट मिलता। दोनों का फ्यूजन होता और फर्टिलाइजेशन अकर्स होते। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में सिंपल कहा गया कि डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसका मतलब सीधी सी बात है, देयर इज नो वेरिएशन। जब वेरिएशन ही नहीं है, कोई चेंजेस ही नहीं है, तो सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा पेरेंट होगा उसके डॉटर सेल्स भी उसी की तरह दिखने के लिए मिलेंगे। तो क्लियर हो गया। जो भी न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा, जो भी न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो बिल्कुल अपने ही पेरेंट की तरह दिखेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई चीज़ आप लोग कंफ्यूजन कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इट इज़ अ मेथड ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एक मेथड होता है जिसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस होता है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, मतलब एक समय में कई तरह के डॉटर सेल्स बन सकते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल एक से बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं 6 पॉइंट में क्या कहा गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंपल एक सेल पाई जाती हो। एंड लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर लोअर एनिमल्स में ऐसे रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपल फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इतना जरूरी क्यों हो गया यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि हमको क्लियर समझ में आ गया कि सिंपल फॉर्म वाले ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, अपने ही जैसे संतान करने की, उत्पन्न करने की जो क्षमता रखते हैं वो अपने ही पेरेंट बॉडी से रखते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कई तरह के मेथड्स होते हैं, उसी को यहाँ पर समझना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर है। इसको हर एक क्वेश्चंस को या फिर हर एक पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियरली समझते चलना है। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट जो है वो फिजन है। फिजन इज द माइटोटिक डिवीजन एक होता है जो बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है। अ होल पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो क्लियर हो गया, होल पेरेंट सेल जो था, एक जो पेरेंट सेल था वो पूरा डिवाइड हो जाएगा एक भाग में और दूसरे भाग में। यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि कैसा भाग होगा, इक्वल साइज में होगा। इन दिस फिजन 2 सेल्स आर फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो सिंपल ये क्लियर हो गया, फिजन बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कहाँ पे होगा, अमीबा में होगा, और कहाँ होगा, प्लाज्मोडियम में होगा, और कहाँ होगा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो लीज़मानिया डोनोवानी एक नाम है, एक स्पीसीज है जिसको आप लोगों ने इसमें पढ़ लिया है, दिख गया होगा आप लोगों को लीज़मानिया। यह आप लोगों को याद करना है। इसके एग्जाम्पल कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो आप लोगों को लिखना है बाइनरी फिजन। पैरामीशियम में बाइनरी फिजन। उसके बाद लीज़मानिया में भी कौन सा फिजन होता है, बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं दूसरा जो फिजन है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। यहाँ पर क्या था, 2 सेल्स आर फॉर्म। देखिए यहाँ पर क्या था, सिंपल क्या लिखा है समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या था, 2 सेल्स आर फॉर्म, इसलिए बाइनरी फिजन था। अब जो बात करेंगे कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, पूरा नाम है, स्पीसीज सही मैंने बता दिया। लेकिन प्लाज्मोडियम जो जीनस होता है या ऑर्गेनिज्म जो होता है डिवाइड करता है इनटू मैनी सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन के थ्रू। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है
कि मल्टीपल फिजन का जो कॉमन एग्जाम्पल होगा वो किस में होगा, तो आप लोगों को एग्जाम्पल ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम उसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को फिजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की ऑफ दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बात करते हैं क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख गया होगा क्या है ये, बडिंग। तो बडिंग क्या है, आप लोग एक बार इस डायग्राम को समझ लें, आप लोगों को कुछ ना कुछ अंतर देखने के लिए जरूर मिलने वाला है। तो देख लेते हैं बडिंग होता क्या है। तो बड समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है, बड बड मतलब आप लोगों ने देखा तो फ्लावर में बड निकलती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी बात हो रही है उसी बड की। तो इन दिस मेथड अ न्यू इंडिविजुअल अराइजेस एज एन आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड बड। तो आप लोगों को यहाँ पर आउटग्रोथ दिखाई दे रही, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ आउटग्रोथ है। वाकई में इस ऑर्गेनिज्म के एक नीचे साइड पे एक आउटग्रोथ निकल रही है, वही आउटग्रोथ आगे जाके जनरेट कर रही है अ न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे वो क्या हो रही है, मैच्योर हो जा रही है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। बिल्कुल सही आपने समझा। अब बात करते हैं इसको आप लोग कैसे लिखना है। तो लिखने का क्या प्रोसेस है, इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इन दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, अ न्यू इंडिविजुअल अराइजेस एज एन आउटग्रोथ विच इज कॉल्ड बड ऑन एन ओल्डर पेरेंट। तो कहां पर था, ओल्डर पेरेंट पे ही आउटग्रोथ निकल रहा है। बडिंग इज कॉमन इन किसमें पाया जाता है, हाइड्रा में, और किसमें, ईस्ट में। अ बड अपीयर्स एज ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द साइड ऑफ द एनिमल्स। द बड सेपरेट्स हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट, ग्रोज टू फुल साइज एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मतलब धीरे धीरे वो मैच्योर होने के बाद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इन हाइड्रा 8 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल्स कैपेबल होते हैं मॉडिफाइंग करने में इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स को। दे आर आल्सो कॉल्ड रीजनरेटिव सेल्स, मतलब अपने ही जैसे संतान करने की, उत्पन्न करने की क्षमता जो रखते हैं अपने ही बॉडी से, इस तरह के सेल्स को बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। दीज सेल्स आर वन ऑफ विच फॉर्म बर्ड इन हाइड्रा। तो ये बेसिकली किसमें देखने के मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। आप लोगों को ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछता तो डायग्राम बना के आ सकते हैं। इसमें कोई वो क्लियरिटी वो समझ लीजिए, बोर्ड के एग्जाम में नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले। अगर आप लोग डायग्राम से समझाते हैं, बोर्ड वाले एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, आप लोगों को और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। अगला है जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है स्पोरुलेशन। आप लोगों को एक बार डायग्राम एक बार देख लीजिए, क्या आप लोगों को डायग्राम समझ में आ रहा है, स्पोरुलेशन एक बार समझ लेते हैं तो क्लियर हो गया स्पोरुलेशन है क्या। तो नाम से लग रहा स्पोर फॉर्मेशन, सिंपल है। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर डेवलप होंगे, फॉर्मेशन मतलब डेवलप होगा। ड्यूरिंग कब होगा स्पोर फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, बट इन सम मेंबर्स दे आर आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जैसे राइजोपस। क्लियर हो गया, राइजोपस इज अ कॉमन फंगी है, एक फंगी होता है। आप लोगों ने एक और फंगी सुना होगा, एगेरिकस सुना होगा, म्यूकर सुना होगा। ये सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पोरुलेशन प्रोसेस पाई जाती है। तो यहाँ क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग कुछ भी क्लियर ऐसा तो नहीं है आप लोग समझ ना पा रहे हो। अगर कोई ऐसे प्रश्न है आपके पास जो आपको क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके ही दिखाऊँगा। वीडियो के माध्यम से आप लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करोगे। ज़्यादा लाइक होने से मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मैं जो वीडियो आप लोगों को समझाता हूँ वो आप लोगों को आसानी से समझ में आती है। HM पब्लिकेशन की बुक से ही मैंने ये वीडियो तैयार की है। अगर आपके स्कूल में भी HM पब्लिकेशन की बुक चलती है तो ये वीडियो भी आपके लिए है। लेकिन अगर आप लोग NCERT बेस्ड किताबें पढ़ रहे हैं तो ये आप निराश मत होइए। ये जो टॉपिक्स बताए गए NCERT से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के कोर्स में बिल्कुल पूछे जाएंगे, चाहे आप CBSE बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप ICSE बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप UP बोर्ड में पढ़ते हो। ये टॉपिक्स आप सभी लोगों के कोर्स में देखने के लिए मिलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के। तो नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रैगमेंटेशन। क्या है नेक्स्ट मेथड, फ्रैगमेंटेशन। नाम से लग रहा है कई तरह के फ्रैगमेंट्स, कई तरह के डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगे ऑर्गेनिज्म में। अब ऑर्गेनिज्म होगा कैसा, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी तक जो बात हो रही थी यूनिसेलुलर की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे बात होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
with relatively simple body organizations, body breaks up into 2 or more fragments. fragments मतलब समझ में आ रहा, बॉडी ही फ्रैगमेंट्स कर जाती है, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड कहाँ से हो रही है? एक फ्रैगमेंट्स के थ्रू हो रही है। आप लोगों ने गन्ने की फसल देखी होगी, गन्ने में बीच में एक जो आप लोगों ने ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, बिल्कुल यहाँ पर भी सेम काइंड ऑफ प्रोसेस की बात हो रही है, लेकिन गन्ने का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिखना आप लोगों को, ये मैंने समझाने के लिए कहा। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है एल्गी। तो एल्गी, मोस्टली एल्गी में फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। तो एल्गी, तो कई तरह के एल्गी हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा इज अ कॉमन एल्गी, ग्रीन एल्गी है। इसमें आप लोगों को अगर कोई प्रोसेस मिलेगी तो कौन सी मिलेगी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी प्रोसेस मिलेगी? फ्रैगमेंटेशन मिलेगी। अगर आप लोग यूलोथ्रिक्स लिखते हैं तो उसमें भी कौन सी प्रोसेस मिलेगी? यही प्रोसेस मिलने वाली है, क्योंकि ये भी क्या है? एक कॉमन टाइप ऑफ एल्गी है। तो ध्यान रखना, बोर्ड के क्वेश्चन में अगर पूछता है कि एल्गी में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, तो असेक्सुअल तो पाया जाएगा। असेक्सुअल का कौन सा टाइप आने वाला है, कौन सा मेथड पाया जाने वाला है, तो आप लोगों को सिंपल लिख देना, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस बेसिकली फाउंड इन एल्गी। तो क्लियर हो गया, यहाँ कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है रीजनरेशन। नाम सही लग रहा है, रीजनरेट मतलब आप लोगों ने एक सिंपल दिमाग में एक पॉइंट रखा होगा कि जब छिपकलियां होती हैं, उनकी जब पूंछ अपने आसानी से वो तोड़ देती हैं, उसके बाद नई पूंछ निकल आती है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा से वो बॉडी ऑर्गन जनरेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। आप लोगों की जबान कट गई होगी, आगे से पूरी कट जाती है किन्हीं लोगों की, तो उनकी जबान दोबारा निकल आती है, इस प्रोसेस को भी बोलते हैं रीजनरेशन। क्लियर हो गया, एक माइंड में मेकअप बन गया कि हाँ रीजनरेशन होता क्या है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर भी होने वाली है। आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिख रहा, उसके कई टुकड़े हो गए और हर एक टुकड़े ने अपना एक ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल तैयार कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तीनों ऑर्गेनिज्म नए तैयार हो गए हैं, मैच्योर हो गए, उसके बाद अलग हो गए। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर 3 ऑर्गेनिज्म तैयार हो गए। तो यहाँ 3 क्यों हुए थे? क्योंकि इनके पार्ट्स ही 3 थे, इसलिए 3 ऑर्गेनिज्म तैयार हुए। अगर इनको और छोटे छोटे खंडों में बांटते तो और भी भाग से नए इंडिविजुअल ग्रोथ कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अब बात करते हैं रीजनरेशन कैसे आप लोगों को लिखना। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव ability to give rise to an individual new individual organism from their body parts। अपने ही बॉडी पार्ट्स को अलग करके वो न्यू इंडिविजुअल तैयार करते हैं। when an individual organism is cut or broken into many pieces, कई पीसेस में जब वो टुकड़ों में टूट जाता है, मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। क्लियर हो गया आप लोग, कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं उम्मीद करते चल रहा हूं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड का टॉपिक है, हर एक सेट में ये देखने के लिए मिलता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों काउंट किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई सेक्सेस है ही नहीं, न मेल है न फीमेल है। सिंपल बात होगी कि वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होगा उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसलिए इसको असेक्सुअल में काउंट किया गया है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ये था भी, आप लोगों को यहाँ क्लियर समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं लिखना कैसे है। तो लिखना कैसे? इन दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस या फिर इन दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल अराइजेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? आप लोगों को ब्रैकेट में दिख गया होगा, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। मतलब किसी भी पौधे का जो जड़ वाला भाग होता है, तने वाला भाग होता है और पत्तियों वाला जो भाग होता है, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। सिंपल हो गया। फ्लोरल पार्ट अलग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट अलग होते हैं। 3 वेजिटेटिव पार्ट आपको बताए गए हैं। इन्हीं से अगर जनरेशन हो रही, न्यू जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल तैयार हो रहा है इन्हीं भागों से, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना, कभी कभी रिप्रोडक्शन की जगह प्रोपगेशन आ सकता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सेम डेफिनेशन आप लोगों को उसमें भी लिख देनी है। क्या लिखनी है? सामने दिख गया होगा, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन न्यू इंडिविजुअल अराइजेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट होता है, स्टेम होता है और लीफ होता है। बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं।
पहला है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वाला मतलब हम लोग के माध्यम से जो न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ कराई जाए अगर, तब उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा ये समझ में आ गया। पहला क्या था? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट से नेचुरली अगर न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब वो नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। इसको समझ लेते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका बाय रूट्स होता है, ये भी एक रूट जो है वेजिटेटिव पार्ट होता है। थिक रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, कॉमन एग्जांपल आप लोगों को मिल गया होगा नेचुरल वेजिटेटिव सिस्टम का बाय रूट्स के थ्रू। तो कौन सा एग्जांपल मिला? स्वीट पोटैटो, डहेलिया एक्सेट्रा बियर करते हैं, निकालते हैं एडवेंटिशियस बड्स ऑल ओवर द सरफेस। आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे गया होगा। दीज बर्ड्स अंडर सूटेबल कंडीशंस स्प्राउट कर जाते हैं, उसी से एक नया पौधा जनरेट कर जाता है फ्रॉम न्यू प्लांट। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं स्टेम के थ्रू। स्वीट पोटैटो के थ्रू था, ऊपर पढ़ लिया, रूट के थ्रू था। अब बात करेंगे बाय स्टेम। तो प्रोस्टेट एरियल स्टेम, एरियल का मतलब ऐसी स्टेम्स जो हवा में हो, एयर सरफेस पे हो। स्टेम एयर में ही होती है, सिंपल है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स, अब ये क्या होता है? इसका मतलब कुछ स्टेम्स अंडरग्राउंड कर जाती हैं, जमीन के नीचे उगती हैं। इससे ही कॉमनली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली एट देयर नोड्स, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करने लगती हैं बेलो एंड बड्स ऑन द अपर साइड। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि पोटैटो इज अ कॉमन ट्यूबर या फिर कॉमन स्टेम विच इज मेनली फाउंड इन अंडरग्राउंड सॉइल। तो क्लियर हो गया, यहाँ अंडरग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर पाया जाता है। तो अब बात करते हैं इन अंडरग्राउंड प्लांट सच एज राइजोम, बल्ब, कॉर्न, ट्यूबर्स, their auxiliary buds and adventitious root develop at the nodes. The buds give rise to the branches and the independent plant arises as the older parts die. Ginger, potato, garlic, etc. These are the common example of natural vegetative propagation के through, किसके through होगा? By stems. Clear हो गया? There is no doubt. उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर सम कॉमन डायग्राम्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आप लोगों को आउटग्रोथ दिखाई दे रही होगी नोड के थ्रू। इसी के बाद नीचे पोटैटो की भी आउटग्रोथ दिखाई दे रही होगी। इसी को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में अगर तोड़ देंगे या फिर बांट देंगे और इसको मिट्टी में आप लोग क्या करेंगे, बो देंगे, तो उसके बाद न्यू जनरेशन जो न्यू इंडिविजुअल्स होगा एराइज कर जाएगा इसी स्टेम के थ्रू। क्लियर हो गया? बाय लीव्स बात करते हैं, लास्ट में जो टॉपिक आ गया वो बाय लीव्स है। तो बाय लीव्स में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम्स आप लोगों को याद करने हैं वो यही है कि कॉमन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू बाय लीव्स के। तो इसमें एग्जांपल है ब्रायोफिलम और दूसरा है बिगोनिया है। ये दोनों एग्जांपल आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के थ्रू पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू भी पूछे गए हैं। बात करते हैं दीज लीव्स आर जनरली फ्लैशी होते हैं, उसमें पानी भरा होता है, लिक्विड मटेरियल्स भरे होते हैं एंड बियर एडवेंटिशियस बड तैयार करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस में दीज बड डेवलप करते हैं फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल से। यहाँ पर सामने डायग्राम दिख रहा होगा, एक पत्ती दिख रही होगी ब्रायोफिलम की, उसके ऊपर न्यू जनरेशन ग्रोथ हो रहा होगा। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तैयार होगा। और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में होगा क्या, देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ऐसे सिस्टम ऑफ प्लांटेशन, मतलब एक तरीका होता है प्लांट को उगाने का, जिसको हम लोग नाम देते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर की प्रोसेस को करते हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स के ऑर्नामेंटल प्लांट्स को सजाया जाता है, बनाया जाता है, उगाया जाता है। उसी तरह जो गार्डनर्स होते हैं या फिर बागबानी करने वाले जो लोग होते हैं अप्लाई करते हैं इसी वेरियस मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। प्रोपगेटिव मेथड्स को वो फॉलो करते हैं मैनी ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट्स के थ्रू। कॉमन मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से कॉमन मेथड्स होते हैं, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड कई चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है कटिंग प्रोसेस। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखिए सबसे लास्ट सेक्शन में कट करना है। उसके बाद पहले समझ लेते हैं क्या है कटिंग इज अ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, बाय विच अ पीस ऑफ स्टेम इज कट विद वन और मोर बड्स। ठीक है, वहां से बड्स निकाले जाते हैं। कटिंग इज प्लांटेड इन द मोइस्ट सॉइल और वर्टिकल और इंक्लाइंड पोजीशंस के थ्रू उसको मिट्टी में दबा देते हैं। एडवेंटिशियस रूट एराइज कर जाती है फ्रॉम द पोर्शन एम्बेडेड इन द सॉइल। जो पार्ट हमने मिट्टी के अंदर बोया था
वही पार्ट से क्या होता है, इंडिविजुअल एडवेंटिशियस रूट्स उसकी जनरेट हो जाती हैं इन द सॉइल फ्रॉम द डॉर्मेंट बड्स डेवलप इनटू शूट। और ये जो होता है बेसिकली रोज में होता है, सुगर केन में होता है, क्रॉटन में होता है, सिट्रस मतलब नींबू में होता है, ड्यूरेंशिया में होता है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल वेयर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। कौन से प्रोसेस है? कटिंग प्रोसेस है। हम कट करके, सिंपली कट करके, स्टेम को कट करके ही हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं, किसी प्लांट को न्यू इंडिविजुअल राइज कर सकते हैं। तो डायग्राम से आप लोग समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है बडिंग। तो ध्यान रखना यहाँ पे बडिंग, वो प्रोसेस जो थी बडिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली, थोड़ी सी अलग थी। ये थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा अलग नहीं, सिंपल समझ लेते। In this case, a simple bud together with some living tissues is grafted हो जाते हैं। तो ग्राफ्टेड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर। क्लियर हो गया? ये बर्ड्स निकल लें। इन्हीं बर्ड्स को सिंगल बर्ड विद द सेम टिश्यू इज इंसर्टेड एज अ टी शेप इन सीजन मेड इज स्टॉक। तो टी शेप में काट लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। बडिंग शुड बी डन इन द रेनी सीजन। कब निकालते हैं? रेनी सीजन में, बारिश बरसात के समय। तो इस समय बरसात चल रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरह के प्रोसेस को किया जा रहा होगा विद द हेल्प ऑफ सम गार्डनर्स। जो बागबानी करते हैं वो लोग ये करते हैं प्रोसेस। इट इज practiced in the cultivation of roses, plums, peaches। तो these are the common example of plants जिसकी वजह से इस तरह की प्रोसेस को पूरा किया जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो ग्राफ्टिंग है। इसको समझ लेते हैं, ग्राफ्टिंग आखिर है क्या। ग्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस अटैचिंग या कटिंग। कटिंग का मतलब एक लेयर काट ली जाती है फ्रॉम वन प्लांट टू द रोटेड स्टेम टू अनदर। मतलब एक प्लांट बोया गया है और दूसरे प्लांट की कट को हमने क्या किया, काट के सिंपल क्या कर देना है, सिंपल करना है, अटैच कर देना टू द स्टॉक ऑफ दिस सियोन। सियोन होता है क्या है? सियोन एक पार्ट होता है। द सियोन इज अ ब्रांच, एक भाग होता है, शाखा होती है। कंटेनिंग अ फ्यू बर्ड्स, उसमें कई तरह के बर्ड्स निकले होते हैं। आउटर लेयर ऑफ सियोन एंड स्टॉक आर रिमूव्ड सो दैट कैम्बियम लेयर्स ऑफ बोथ केम इनटू द कॉन्टेक्ट। दोनों ही कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अगर सियोन उसके स्टॉक को हटा दिया जाए तो दोनों के जो स्टेम्स होते हैं वो कॉन्टेक्ट कर जाते हैं। एंड ज्वाइनिंग पोर्शन इज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ वैक्स और क्ले टू कीप इट वेट टिल बिलिंग ज्वाइनिंग। आप जब ज्वाइन कर जाते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं, तो आप जब टिश्यूज ज्वाइन कर जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स आपने ज्वाइन करा दिए हैं, तो यहाँ पर देखने के लिए ये मिलेगा कि यहाँ पर दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर वाले जो प्लांट होते हैं, तो एक ही पौधे पर अपने ही जैसे और डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो उगाने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि दो टिश्यूज मिल गए हैं। उसके बाद बात करते हैं लेयरिंग की। तो लेयरिंग प्रोसेस क्या होती है? लेयरिंग प्रोसेस आप लोगों को डायग्राम से दिख रहा होगा। एक लेयर तैयार की जाती है, उस लेयर के नीचे देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से एक स्टेम निकली, उस स्टेम को क्या किया, मिट्टी के अंदर दे दिया। यहाँ से मिट्टी के अंदर जब गया वो प्लांट, धीरे से यहाँ से वो मिट्टी से होता हुआ यहीं पर उसने एक रूट तैयार कर दी। अब रूट तैयार कर दे तो उस रूट से कुछ ना कुछ प्लांट निकलेगा, तो न्यू एराइजेस यहाँ पे ग्रोथ कर जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए डायग्राम, समझा देता हूँ मैं फिर से। इरेक्ट स्टेम्स ऑफ मैनी प्लांट्स, मतलब इरेक्ट मतलब जो सीधे प्लांट्स होते हैं, जो एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। इफ कम इन द कांटेक्ट विद द सॉइल, और उनके जो स्टेम्स होते हैं अगर सॉइल से कांटेक्ट कर जाते हैं, रूट रैपिडली एट द बेस, और उनके रूट जो बेस से क्या निकल लेते हैं, रूट निकल आते हैं। तो लेयरिंग इज डन बाय द बेंडिंग एट द ब्रांच टू द ग्राउंड एंड द कवरिंग इन द मीडियम द पोर्शन ऑफ इट बेलो द सॉइल। और सॉइल के नीचे ही, मिट्टी के नीचे ही उनके जो तने होते हैं वो चले जाते हैं, और वहीं से एक जड़ उत्पन्न हो जाती है। उस जड़ से न्यू इंडिविजुअल ग्रोथ कर जाता है, और वहां से एक तना बाहर मिट्टी के निकलने लगता है। इससे न्यू जनरेशन देखने के लिए मिलती है। द एपिकल पार्ट ऑफ द लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर टू फॉर्म लीव्स, पार्ट ऑफ द ब्रांच कवर्ड विद सॉइल रिप्रोड्यूसेस एडवेंटिशियस रूट। इट इज प्रैक्टिस्ड इन प्लांट्स सच एज मैंगोलिया। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे नाम आप लोगों को याद करने हैं कि लेयरिंग में कौन कौन से पार्ट्स हैं या फिर कौन से प्लांट्स हैं। मैंगोलिया है, उसके बाद रोडोडेंड्रॉन है, जैस्मीन्स हैं। दीज आर द कॉमन प्लांट्स जिसमें लेयरिंग प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका जो एडवांटेजेस है सिंपल समझ लेते हैं। इसका जो यूजेस है, द प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स आर प्रोपगेटेड बाय दिस मेथड। जैसे बनानास हो गया, शुगर केन हो गया, ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू अच्छे से निकल सकते हैं। उसके बाद प्लांट्स विच आर क्रॉस पॉलिनेटेड, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स दैट विल जर्मिनेट टू गिव अराइजेस द प्लांट एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट। अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं वैसे ही पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया। इन सच केसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड टू गेट ट्रू टाइप प्लांट। मतलब
अगर कोई पौधा बहुत अच्छा है तो उसकी नस्लों को उगाने के लिए इस तरह के प्रोसेस को करना आसान रहता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द कॉमन टाइप ऑफ मेथड ऑफ दैट प्लांट जिसमें इस तरह की प्रोसेस नहीं हो सकती। तो किस तरह की प्रोसेस नहीं हो सकती, जैसे क्रॉस पॉलिनेटेड प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोड्यूस सीड्स, नहीं कर सकते, उसमें इस तरह की प्रोसेस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर हो गया। बात करते हैं थर्ड पॉइंट में क्या पूछा गया। थर्ड पॉइंट में कहा गया प्लांट रेज्ड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं थ्रू द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट कंस्टिट्यूट अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन द क्लोन। तो क्लोन का मतलब यहाँ क्लियर हो रहा कि एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ही हम बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही दिखने वाले न्यू इंडिविजुअल को तैयार कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पे क्लोन का मतलब जो था। उसके बाद इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स करता, हमारी सहायता करता है क्या करने में, परपेचुएट करने में पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्लांट। परपेचुएट जो मतलब होता है ऐसे प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता बनाता है कि आगे हमको ऐसी संतानों की जो टिश्यूज़ हैं उनको सर्व करने में या फिर उसको संभालने में, उनको प्रोटेक्ट करने में जो आसानी रहे वो हम लोग कर सकें। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस या फिर व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनके लाभ तो समझ में आ गए, इनके एडवांटेजेस तो समझ में आ गए, इनके डिसएडवांटेजेस कहाँ पे हैं इसको समझना है। तो समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो सर्टेनली ऑफ प्रोडक्शन। देखिए इस तरह का कोई भी सर्टेनली प्रोडक्शन नहीं होता, आप लोगों को पता है। अगर इस तरह की प्रोसेस आप लोग करेंगे तो आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जबकि नॉर्मल कल्टीवेशन जो है, आप लोग खेत में आप लोगों ने बीज डाले, उसके बाद नया प्लांट अराइज हो गया, ये एक प्रोसेस होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक तैयारी होती है जिसकी वजह से कई गार्डनर्स तैयार करते हैं इस तरह की फसलों को, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड। अब बात करते हैं हाइब्रिड प्लांट तैयार करने की। तो हाइब्रिड प्लांट तैयार करने के लिए इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली एक्सप्लॉइटेड, तो नहीं किया जा सकता। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म क्लोज टू द पेरेंट प्लांट, सो दे हैव अ कंप्लीट फॉर प्लेस एंड लाइट एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना, न्यू प्लांट्स जो भी फॉर्म होंगे वो क्लोज टू द पेरेंट्स होंगे, बिल्कुल अपने प्लांट किस तरह जो उनका जो पेरेंट प्लांट होगा बिल्कुल वैसे ही देखने के लिए मिलेंगे। सो हैव टू compete, मतलब एक कंपटीशन होता है फॉर द प्लेस एंड लाइट्स का। तो जैसे उनके पेरेंट्स को लाइट और प्लेस की जरूरत थी, उतनी ही प्लेस या फिर उतनी ही जैसी लाइट इनको भी आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे ही अपने पेरेंट प्लांट की तरह अगर इनको नहीं सर्वाइव कर पाया, अगर हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाए तो ये प्लांट जनरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें जो भी कैपेबिलिटी होगी वो अपने पेरेंट सेल की तरह अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होने वाली है। तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस का। समटाइम प्लांट गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी एट कट एंड्स। आप लोगों ने लेयरिंग प्रोसेस समझी थी, अगर आप लोग ऐसी प्रोसेस कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अगर प्लांट को आप लोगों ने कट किया है लेयरिंग करते समय, ग्राफ्टिंग करते समय, तो ध्यान रखना यहाँ पर कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं प्लांट विद द बैक्टीरिया के माध्यम से, या फिर कई फंगस उसमें जो है कवर्ड हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है इन्फेक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे वो प्लांट जर्मेट करना बंद कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि प्लांट की ग्रो रुक जाती है और प्लांट वहाँ पर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी पूछा भी गया, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर एक वैरायटी हम लोगों ने उत्पन्न की थी, कैसे प्लांट की, अच्छे पेरेंट प्लांट की हम लोगों ने एक वैरायटी तैयार की थी विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, या फिर एज द पार्ट ऑफ जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स थे उनके थ्रू हम लोगों ने क्या तैयार किया था, पेरेंट प्लांट से बनने वाले जो न्यू इंडिविजुअल अराइज हुए थे, अच्छे वाले, अच्छी नस्लों वाले, उनको क्या करना, प्रिजर्व करना है, उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, उन्हीं से हमको नई संतान तैयार करनी है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। समझ लेते हैं क्या है टिश्यू कल्चर। ऑल टिश्यू कल्चर सिस्टम्स बिगिन विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट फ्रीडिंग इट फ्रॉम contaminating microorganism and placing in the tissue in the culture. The plant part which is used to start the process is called explant. Explant grows on the multiplies to form a new arises individual. ये समझ सकते हैं आप लोग, ऐसे समझ ले, mass of tissue called callus कहलाता है। दिस callus जो होता है उसको डिवाइड किया गया है इनटू प्रोपेगुलेट्स में, और विच आर रिकल्चर्ड फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। आगे भी इसको जो है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो क्या किया जाता है, रिकल्चर्ड किया जाता है दोबारा से। इसी कल्चर के माध्यम से हम लोग एक ऐसा प्लांट जनरेट करते हैं जो अपने प्लांट जैसा ही होता है। और ये समझ सकते हैं कि जो भी प्लांट हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के माध्यम से प्राप्त किया है
वो क्या होगा, जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। और उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग बना रहे हैं एक तरह से, ये कह सकते हैं विचार रहे। अब इवेंचुअली न्यू शूट्स एंड रूट्स डेवलप्ड सो दैट द न्यू प्लांटलेट्स are produced. These plantlets grow in size and are transferred into soil and grown in the normal produce. These plantlets grow in size and transferred into the soil and grown in the normal way. All the new plants grown from the identical cells, so they are themselves identical होते हैं। इन्हीं को हम लोगों ने क्लोन्स नाम दिया था। तो अगर क्लोन्स बनाने के प्रोसेस अगर पूछी जाए आप लोगों से एग्जाम में, तो टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन आइडेंटिकल क्लोन्स तैयार करते हैं इसी के माध्यम से। द प्लांट रेज्ड बाय माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू तैयार किए जाते हैं। मेथड्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट ईयरली। सीडलेस प्लांट आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर ऐसे प्लांट भी तैयार किए जाते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। जैसे किसी प्लांट के फ्रूट्स में जो सीड नहीं होते वही चीज़ हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। इन क्लोनिंग डॉटर प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द प्लांट। तो एक टिश्यू कल्चर प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आज हम लोग सीडलेस फ्रूट खाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों के जो शहर में या फिर आप लोगों के देश में इस तरह के प्रोसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, टिश्यू कल्चर फॉर्मेशन को आगे जनरेट किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है। इसके माध्यम से आप लोग ऐसे प्लांट को उत्पन्न कर सकते हैं जिनमें इस तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं। अब क्वेश्चन अगर आता है आप लोगों से कि व्हाट आर द बेसिक डिफ्रेंशिएट इन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप लोग लिख सकते हैं कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने सीख लिए थे। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है। तो बात करते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर टू गैमेट फ्यूज होंगे टू फॉर्म जाइगोट बनाएंगे। टू गैमेट कौन से होंगे, एक मेल गैमेट होगा दूसरा फीमेल गैमेट होगा, विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर हो गया। दिस रिप्रोडक्शन वन मेल एंड अनदर फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस होंगे। मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस बाय फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया। मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, फीमेल ऑर्गेनिज्म के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉलोइंग फीचर्स। अब कौन कौन से इसमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करेंगे। तो टेक पार्ट का मतलब दोनों ही ऑर्गेनिज्म, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही के यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके बाद मेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल गैमेट, ये आप लोग समझ चुके होंगे, और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही कैसे होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के होंगे। दे आर फॉर्म आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। तो क्लियर हो गया, मेयोटिक डिवीजन के थ्रू ही क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे, तैयार होंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ध्यान रखना यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गया है इस भाग का कि फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, उससे जाइगोट बनता है और इसी जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। क्लियर हो गया। तो ये प्रोसेस किस में होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिफ्थ पॉइंट, फ्यूजन ऑफ गैमेट रीस्टोर्स क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ द स्पीसीज। मतलब गैमेट जो होगा वो क्रोमोसोम, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम क्या करेगा, स्टोर करने की पूरा प्रयास करेगा या फिर स्टोर करेगा। कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोगों के सेल्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरिंग meiotic division at the time of gamete formation and fusion of gamete जब हो रहा होगा, न्यू जीन कम्बिनेशन आर फॉर्म। उसी समय नया जीन कंबाइन करेगा उस न्यू इंडिविजुअल में। क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स विच आर रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया, क्लोन्स बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलने वाले। तो क्यों नहीं मिलने वाले, सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। जो भी वेरिएंट्स होगा, जो भी न्यू इंडिविजुअल होगा, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग होने वाला है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होगा। इसी वजह से हम लोगों को एक इवोल्यूशन मिल जाता है कि हमारे जो पेरेंट्स जो थे वो किस तरह कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले रहे होंगे। ये बात हम लोगों को न्यू जनरेशन्स के माध्यम से पता चल जाती है, इसी लोगों को हम समझते हैं एवोल्यूशन।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आई होगी। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हो हमारे चैनल से, बिल्कुल जुड़े। यूबियंस क्लासेस में मैं आप लोगों का हमेशा स्वागत करता हूँ। आप जब चाहें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस एकेडमिक जितनी भी जो क्लासेस की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है आप लोग मुझको कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके क्लासेस में या फिर आपके स्कूल्स में बुक्स अलग हैं, आप लोग उससे अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग बुक की पब्लिकेशन नेम मुझको सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उससे भी समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग। धन्यवाद।